नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगामी बिहार पुलिस का जो आप लोग का 19,838 पदों के लिए परीक्षा होने वाला है। तो इन्हीं 19,838 पदों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को भी हम लोग क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ज़रूर आप लोग को यहाँ से 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को ज़रूर एक न एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन शुरू किया? महात्मा गांधी, गोखले, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। असहयोग आंदोलन जो है, यह असहयोग आंदोलन शुरू करने का काम कौन किए थे? गांधी जी किए थे। कौन किए थे? गांधी जी किए थे असहयोग आंदोलन शुरू। आप लोग याद रखिएगा दोस्त, ये जो असहयोग आंदोलन है, यह असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। यह असहयोग आंदोलन शुरू करने का कारण था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट। कौन सा? रोलेट एक्ट के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के अध्यक्षता में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब शुरू हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और रोलेट एक्ट जो है, रोलेट एक्ट कब आया था? याद रखिएगा आप लोग 18 मार्च 1919 को। कब आया था? 18 मार्च 1919 को। तो याद रखिएगा दोस्त, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। रोलेट एक्ट कब आया था भारत में? 18 मार्च 1919 को। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व से हुआ था? गांधी जी के नेतृत्व में। और असहयोग आंदोलन करने का कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट का विरोध में, या उसके विरोध में, या उसके जवाब में कह सकते हैं, शुरू किए थे गांधी जी। ये दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा है। देखिए दोनों प्रश्न क्या करा है। देखिए दोनों प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 26। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में रोजगार पर प्रतिबंध लगाने का काम कौन करता है? तो अनुच्छेद 24 इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 1974 में राजनीतिक बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी 1974 के राजनीतिक बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, सहजानंद सरस्वती, बैकुंठ शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। कौन होगा? जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा यही जो आंदोलन हुआ था 1974 में, जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन को जेपी आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेपी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसी को हम संपूर्ण क्रांति के भी नाम से जानते हैं। किसका नाम जानते हैं? संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और यह आंदोलन कब होता है? 1974 में होता है, इंदिरा गांधी की सरकार के विरोध में। किसके विरोध में? इंदिरा गांधी की सरकार के विरोध में होता है 1974 में आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व करता है जयप्रकाश नारायण। इसी आंदोलन को जेपी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, या इसी को संपूर्ण क्रांति के नाम से भी अपना लोग जानते हैं। ये अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए सहजानंद सरस्वती के बारे में लोग याद रख सकते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का संगठन यही क्या था? सहजानंद सरस्वती ही। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ देखिए क्या करा। करा निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा करने का उत्तरदायी होता है? यानी किसे करा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लेखा जोखा करने का उत्तरदायी होते हैं? भारत के महान्यायवादी, महाधिवक्ता, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक क्या करते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लेखा जोखा रखने का काम करते हैं। ये अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है?
अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो सीमांत गांधी ग्रुप में किसको जानते हैं अपना लोग, अब्दुल गफ्फार खान को। किसको जानते हैं, अब्दुल गफ्फार खान को। याद रखिएगा इसी अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं। सीमांत गांधी तो यहाँ पर लिखा हुआ, सीमांत गांधी कहते हैं। और याद रखिएगा ये अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आप लोग एक खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन, खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन भी कौन किया था, यही किए थे कौन, अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन भी यही किए थे कौन, अब्दुल गफ्फार खान। याद रखिएगा भारत का एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न। क्या होता, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। वह 1987 में किसे दिया गया था, अब्दुल गफ्फार खान को। यहाँ दोस्त याद रखें गोपाल कृष्ण गोखले आप लोग जान रहे हैं कि यह महात्मा गांधी के गुरु है, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग जानते हैं कि गीतांजलि और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन ये रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। और गीतांजलि के लिए इसे 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस को आप लोग याद रख सकते हैं कि 1938 और 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और 1939 में इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए थे। और इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष यानी जब इस्तीफा दे दी सुभाष चंद्र बोस, तब अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फॉरवर्ड वाला का आप लोग याद रख सकते हैं, संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस ही थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए करा कि 23 जून 1757 को इनमें से किस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की। 23 जून 1757 करा किस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की। सारगढ़ी की लड़ाई, पलासी की युद्ध, बक्सर की लड़ाई, इम्फाल की लड़ाई। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा पलासी की युद्ध। कौन सा युद्ध होगा, पलासी की युद्ध। याद रखिएगा पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को था। तो इसमें अंग्रेज का नेतृत्व कर, अंग्रेज की तरफ से कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज तक कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। और इधर सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला। कौन था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन था, सिराजुद्दौला था। यहाँ सिराजुद्दौला के एक सेनापति था मिर्जाफर। कौन था, मिर्जाफर। ये मिर्जाफर क्या कहते हैं, आया था युद्ध लड़ने लिए सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन ये क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था। यही क्या कह सकते हैं, ये मिर्जाफर क्या कहते हैं, मतलब सेना सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी की, और जिस वजह से सिराजुद्दौला को युद्ध हारना पड़ा। और इस पलासी के युद्ध में क्या हो, सिराजुद्दौला हार गए। तो यानी निर्णायक जीत जो करा 23 जून 1757 को पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पलासी के युद्ध में क्या निर्णायक जीत मिला। पूछ सकता है आप लोग से, पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव। और ये पूछता पलासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। आइए प्रश्न, अगला प्रश्न को देखते हैं क्या करा। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, यहाँ पर देखिए आप लोग, कह रहा है कि मौलिक निम्नलिखित में से किस संशोधन ने भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। कर है 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का काम क्या था, कौन किया था, 11वां कर्तव्य को जोड़ने का काम क्या था, किस संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 86वां, 72वां, 80वां, 84वां। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये 86वां संशोधन कब होता है, 2002 में। कब हुआ, 2002 में 86वां संशोधन होता है। इस 86वां संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस मौलिक कर्तव्य के तहत क्या कहते हैं, मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया। और ये मौलिक कर्तव्य जो है दोस्त, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के ए में, कौन सा, भाग 4 के ए में कौन सी है, मौलिक कर्तव्य। भाग संविधान क्या है, भाग 4 के एम है। और मौलिक कर्तव्य आप लोग याद रखिएगा रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और याद रखिएगा आप लोग ये जो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य टोटल कितना है, 11 है। और आप लोग याद रख सकते हैं ये मौलिक कर्तव्य जो सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। किसके सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। किसका संविधान संशोधन,
42वां याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976। कब हुआ? 1976 में हुआ। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जैसे भाग 4 के ए में रखा है। किस में रखा गया? भाग 4 के ए में रखा गया। और आपसे भाग 4 आपको अनुच्छेद पूछ सकता है, तो अनुच्छेद आप लोग 51 का ए याद रखिएगा। 51 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य किस देश संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। और 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 में। ये दोस्त अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई है वह अगर किस आयोग की सिफारिश पे? हिल्टन यंग आयोग, सप्रू आयोग, हेटफील्ड आयोग और व्हिटली आयोग। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है किस आयोग की सिफारिश पे स्थापित किया गया? तो हिल्टन यंग आयोग। क्या होगा? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक को ही केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। इस बैंक का स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 को। कब होता है? 1 अप्रैल 1935 को यह सुचारू रूप से चालू होता है। क्या होता है? सुचारू रूप से चालू होता है। लेकिन आप लोग से पूछ सकता है भारतीय रिजर्व बैंक जो है किस अधिनियम के तहत? आप लोग याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक बैंक अधिनियम 1934। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। और यह बैंक कार्य करना कब शुरू कर दी? 1 अप्रैल 1935 से सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर दी। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे। आप लोग से पूछ सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा बम्बई। कहाँ है? बम्बई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। कहाँ है? मुख्यालय। और ये भी आप लोग से पूछ सकता है इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। ध्यान दीजिए कर रहा है कि 1156 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? 1156 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? रावल मालदेव राठौर, जय सिंह प्रभाकर बहादुर, पृथ्वीराज चौहान। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? कि ये जो है जैसलमेर दुर्ग जो है इसका निर्माण 1156 ईस्वी में किसने करवाया? तो इसका करवाया था रावल जैसल। कौन करवाया था? रावल जैसल। ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है? तो भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में, भाग 4 में। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में रखा गया। किस में रखा गया? भाग 4 के ए में। अभी आप लोग बताएं मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह। क्या बोले? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। और ये मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। किसके संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है। आगे देखिएगा, एक सेकंड, यहाँ देखिए इसका आंसर क्या था? भाग 4 का ये था। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है भाग 3 में। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया है। किस देश संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ भाग 4 है। भाग 4 में आप लोग याद रखिएगा DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? DPSP। क्या लिया गया है? DPSP लिया गया है। बचा भाग 1। भाग 1 में आप लोग याद रख क्या दिया हुआ? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या दिया हुआ? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या दिया हुआ? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में कहा है? भाग 1 में। यानी भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में बताया क्या है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और भाग 4 में
भाग 3 में मौलिक अधिकार होगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 के ए में क्या होगा, मौलिक कर्तव्य होगा। और भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 4 में डीपीएसपी। डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार कहाँ से, अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य की बात करेगी तो कहाँ होगा, रूस से। मौलिक कर्तव्य क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। ये अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरु श्री गोविंद जी मंदिर और सेक्टा टीला दिए गए राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। श्री गोविंद जी मंदिर और सेक्टा टीला कड़ा किस राज्य में अवस्थित है, मणिपुर में, त्रिपुरा में, सिक्किम में, असम में। बताइएगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा। ये श्री गोविंद जी मंदिर जो है और सेक्टा टीला किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, मणिपुर। कहाँ अवस्थित है, मणिपुर में अवस्थित है। और ये श्री गोविंद जी मंदिर जो है यह विष्णु भगवान के समर्पित है। किसको संबंधित है, विष्णु भगवान समर्पित है, यानी कह सकते हैं श्री गोविंद मंदिर जो है, श्री गोविंद जी मंदिर यह वैष्णव मंदिर है। कौन सा मंदिर है, वैष्णव मंदिर है। मणिपुर के बारे में आप लोग याद रखिए, एक लोकटक झील, कौन सा झील है, लोकटक झील। कौन सा, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में देखने के लिए आपको मिलेगा। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, किलेबंदी के लिए निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल, किस हड़प्पा स्थल में पत्थर का व्यापक उपयोग किया गया है। किलेबंदी के लिए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पत्थर का व्यापक उपयोग किया गया है। राखी गढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। बताइएगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा धोलावीरा। कहाँ है, धोलावीरा में जो है, धोलावीरा एक हड़प्पा स्थल है। यहाँ पत्थर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। यह धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले 2 स्नातकों में से एक बने। कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले 2 स्नातकों में से एक बने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, देवेंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कादम्बनी गांगुली। बताइएगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी कलकत्ता के जो पहले 2 स्नातक थे उसमें कौन थे, एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो दूसरा कौन था, तो दूसरा आप लोग याद रखिएगा, जादूनाथ बोस। कौन था, जादूनाथ बोस। दूसरा कौन था, जादूनाथ बोस। दूसरा कौन था, जादूनाथ बोस। दूसरा कौन था, जादूनाथ बोस था। पहला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। आप लोग याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है और जादूनाथ बोस कब स्नातक की, 1858 में। कब की, 1858 में। किस विश्वविद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से। आप लोग याद रखिएगा, आनंद मठ का नाम सुने होंगे, आनंद मठ। कौन सुनेंगे, आनंद मठ। तो आनंद मठ के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ये तो चलिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले 2 स्नातक थे पुरुष में। ठीक, जब महिला में कहते तो आप लोग याद रखिएगा, महिला में कौन होंगे, कादम्बनी गांगुली। महिला, भारत की पहली स्नातक महिला अगर आप लोग पूछ देते कौन होंगे, कादम्बनी गांगुली होंगे। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म के अनुयायी बना। अपना जीवन के अंतिम चरण में किस धर्म के अनुयायी बने, जैन धर्म के। वो राजा कौन है, कुणाल, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो बताइएगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा। जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में जैन धर्म का अनुयायी बना कौन होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखिएगा, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश, इसका राजधानी आप लोग याद रख सकते हैं, पाटलिपुत्र। कौन सी, पाटलिपुत्र इसका राजधानी था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, अशोक। कौन थे, अशोक। अशोक आप लोग याद रख सकते हैं, मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक। मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, अशोक थे। मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन होंगे, अशोक होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश संस्थापक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश का राजधानी पाटलिपुत्र होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा। देखिए अगला प्रश्न करा कि निम्न संवैधानिक उपचारों का अधिकार किससे प्राप्त होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किससे प्राप्त होता है। प्राकृतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अंतिम अधिकार, इनमें से अनंतिम अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार किससे प्राप्त होता है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? मौलिक अधिकार। क्या होगा? मौलिक अधिकार। आप लोग पढ़े होंगे कि आर्टिकल 32, कौन सा? आर्टिकल 32 के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ये मौलिक अधिकार टोटल 6 है, 6 में लास्ट वाला जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही है, तो वो आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 क्या करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या करता है? प्रदान करता है। और ये आर्टिकल 32 किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक। और आर्टिकल 32 के तहत ये क्या होता है? 5 प्रकार का रिट जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार रिट। पहला क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आप लोग याद रख सकते हैं परमादेश। क्या होगा? परमादेश। क्या होगा? परमादेश। तीसरा आप लोग याद रखते हैं प्रतिषेध। क्या होगा? प्रतिषेध। तीसरा क्या होगा? प्रतिषेध। चौथा आप लोग याद रख सकते हैं अधिकार परीक्षा। क्या होगा? अधिकार परीक्षा। क्या होगा? अधिकार परीक्षा। क्या होगा? अधिकार परीक्षा। और छठा आप लोग याद रख सकते हैं उत्प्रेषण। क्या होगा? उत्प्रेषण। क्या होगा? उत्प्रेषण। यानी 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 में, 1945, 1950, 1989। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये जो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है इसका स्थापना कब होगा? 1989 में। कब होगा? 1989 में। ये अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि तालीकोटा युद्ध 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य की वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथ में थी? यानी तालीकोटा का युद्ध जो हो रहा था 1565 में, इसमें विजयनगर के साम्राज्य का वास्तविक शक्तियाँ किनके हाथों में था? सदाशिव, तिरुमल, राम राय और गिलानी बंधु। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? ये जो तालीकोटा का युद्ध था, युद्ध हो रहा था 1565 में, इस समय विजयनगर के साम्राज्य का वास्तविक शक्ति किसके हाथों में था? राम राय। किसके हाथ में था? राम राय के हाथों में था। यही अगला प्रश्न देखिए क्या करें। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी घर्षणात्मक, चक्रीय, खुली, प्रच्छन्न क्या होगा? बताइए कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कारों का प्रस्ताव किसने दिया था? यहाँ देखिए 1932 करा सांप्रदायिक पुरस्कारों का प्रस्ताव किसने दिया था? जॉन साइमन, मुनरो विल्सन, रामजे मैकडोनाल्ड, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन होंगे? रेमजे मैकडोनाल्ड होंगे। ये देखिए इस 1932 में क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार का शुरुआत किया था। कब? तो अगस्त 1932 में। कब? अगस्त 1932 में। शुरुआत करने का कारण क्या था? इसका शुरुआत करने का कारण था कि फूट डालो। क्या था? फूट डालो, फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो की नीति को आगे बढ़ाने के लिए या फैलाने के लिए, फूट डालो शासन करो की नीति को फैलाने के लिए इन्होंने क्या किया था? सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव लाया था। कब? 1932 में। लाने का काम कौन किया था? रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन होगा? रेमजे मैकडोनाल्ड। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि उस कनिष्क राजकवि का चयन कीजिए, उस कनिष्क राजकवि का चयन कीजिए जिसने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित की रचना की थी। बुद्ध के जीवनी का नाम क्या है? बुद्ध चरित। तो बताइएगा बुद्ध चरित लिखने का काम कौन किए थे? सुंदरानंद, अश्वघोष, शूद्रक, हर्षवर्धन या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? यानी बुद्ध चरित जो है, बुद्ध चरित लिखने का काम कौन किया था? तो इसका जवाब बताने से पहले आप लोग को एक बात बोलेंगे हम। वीडियो दोस्त पसंद आ रहा तो जरूर वीडियो क्या कीजिए, लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। और इसी तरह से हम पर डे आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज आप लोग के लिए लाएंगे आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, जहां से आपको प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना बनती है। उस प्रकार के प्रश्नों का सीरीज आप लोग के बीच हम ला रहे हैं। आप लोग शांतिपूर्वक पर डे देखा कीजिए। आप लोग को एहसास हो जाएगा कि और क्या पढ़ाए हैं और हम क्या आप लोग और यूट्यूबर आप लोग के लिए क्या मतलब एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ाएं और हम क्या पढ़ा रहे हैं।
ये चीज़ आपको एहसास होगा एग्ज़ाम टाइम में। जानते आप यहाँ से पढ़ करके तो उसके बाद आप सीट बनाइए, उसके बाद आपको एहसास होगा कि आप लोग के लिए कितने अच्छे मतलब 20-20 जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला रहे हैं, वो कितना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त, इसका जब आप लोग जान लीजिएगा, भूत चरित्र के जो रचनाकार है कौन है? अश्व घोष है। कौन है? अश्व घोष है। चलिए आज ये 20 प्रश्न क्या होता समाप्त होता है। आप लोग को दोस्त वीडियो पसंद आया हो तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।